यह कहानी पालमपुर नामक एक छोटे से गांव की है। इस गांव में विकास के नाम पर एक ही विद्यालय था जिसे 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई होती थी। यहाँ दूर दूर तक कोई कॉलेज नहीं होने के कारण बच्चों को इंटर के बाद मजबूरन पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। गांव के अधिकतर लोग खेती बाड़ी करते थे और उनकी इतनी आय नहीं होती थी कि वह अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेज सके। पिताजी, मेरी 12वीं कक्षा की रिजल्ट आ गई है। मैंने पूरे जिले में टॉप किया है, लेकिन क्या बेटा? मुझे अपनी पढ़ाई आगे जारी रखनी है। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। फिर भी एक बार मैं मुखिया जी से बात करके इस समस्या का कोई हल निकालने का कोशिश करता हूँ। और श्यामू मुखिया के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी, मुझे अपने बेटे को लेकर जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ श्यामू, कहो क्या कहना चाहते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हो कि आज मेरे बेटे रामू का परीक्षा का परिणाम आया है। उसने पूरे जिले में उच्च अंक प्राप्त किया है। वह अब अपनी पढ़ाई जारी रखकर डॉक्टर बनना चाहता है। अगर आप इसमें कुछ हमारी मदद कर सके तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रामू तो हमारा बहुत होनहार बच्चा है, हम जरूर उसके आगे पढ़ाने के लिए सोचते हैं। मुखिया ने तुरंत गांव के सम्मानित लोगों को बुलाया और उनसे मदद मांगी और कहा कि रामू को डॉक्टरी पढ़ने के लिए शहर भेजा जा सके। सारे लोग एक मत से तैयार हो गए। सिर्फ गांव के वैद्य राम मनोहर ने इससे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि रामू डॉक्टर बन गया तो उसके पास कोई नहीं जाएगा। अजी छोड़िए, हमारे रहते यहाँ किसी डॉक्टर की क्या ज़रूरत है। हम तो बैठे ही हैं आपकी सेवा करने के लिए। आजकल के डॉक्टरों को कुछ आता भी है। तुम तो रहने दो राम मनोहर, तुम्हारे इलाज से तो शायद ही किसी का फायदा होता है। कितने लोग तो तुम्हारे इलाज के कारण असमय ही मारे गए। हम सब ने यह तय कर लिया है कि रामू डॉक्टरी पढ़ने शहर जाएगा। बस तुम्हें ऐतराज हो तो होता रहे। राम मनोहर क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। देखता हूँ मेरी रहते यहाँ कोई कैसे डॉक्टर रह पाता है। पूरे 5 साल बाद रामू डॉक्टर बनकर शहर से वापस गांव आ गया, जहां उसने अपना निजी छोटा सा अस्पताल भी खोल लिया है। भगवान भला करे बेटा तेरा, तुम हमारी आशा के किरण हो। तुम हमें एक नया जीवन दे रहे हो। तुम्हारी इस प्रयास से अब हमें इलाज कराने के लिए ना तो शहर जाना पड़ेगा और ना ही किसी नीम हकीम वैद्य के भरोसे रहना पड़ेगा। राम मनोहर यह सब देखकर मन ही मन और क्रोधित होता था। बस एक मौके का इंतजार है, फिर मैं इन सबको दिखा दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। एक दिन गांव में बच्चों को पिलाने के लिए पोलियो की दवा शहर से आई थी। सभी गांव वाले उन दवाइयों को आश्चर्य से देख रहे थे। क्यों ना मैं इन्हें चुरा लूं। दवाइयाँ समय पर बच्चों को नहीं दी जाएंगी तो डॉक्टर को खूब नीचा महसूस होगा। गांव वालों को भी डॉक्टर लापरवाह लगेगा और गांव वालों का सारा भरोसा उस पर से टूट जाएगा। दवाइयों का वितरण रविवार को होना था। राम मनोहर ने शनिवार के रात में ही दवाइयों को चुराने का विचार किया। आधी रात का वक्त था, गांव में सब लोग सो गए थे। तब राम मनोहर चुपके से अस्पताल में घुस गया। बेहद ही चौकन्ना होकर वह उस कमरे में पहुंचा जहां सारी दवाइयां रखी हुई थी। किसी को भनक ना लगे, इस डर से उसने कमरे की बत्ती नहीं जलाई और अपने साथ छोटी सी टार्च के सहारे उसने पोलियो की दवाइयों का पूरा बक्सा उठा लिया। बक्से को उठाकर जैसे ही वो बाहर जाने लगा और उसका पैर किसी चीज़ पर पड़ा और वह बुरी तरह से फिसल कर फर्श पर गिर पड़ा और गिरते समय उसका सिर वहाँ रखी लोहे की कुर्सी से जोर से टकराया और चित पड़ गया। दवाइयों का बक्सा भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और सारी दवाइयाँ भी गिर गई। अगले सुबह मुखिया जी और रामू अस्पताल आए। अरे, ये सारी दवाइयाँ यहाँ ऐसे बिखरी क्यों पड़ी हैं?
वो देखिए मुखिया जी, राम मनोहर, शायद उसके सिर में चोट लगी है। उसके सिर से सारा खून निकल कर फर्श पर जम गया है। मुझे लगता है राम मनोहर चोरी करने के इरादे से अस्पताल में घुसा होगा और यहाँ इस हादसे में उसकी मौत हो गई। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी, बुराई का फल हमेशा बुरा होता है। यह बात कुछ देर में पूरे गांव में फैल गई। सब उस पर थू थू करने लगे, यहाँ तक कि कोई उसके अंतिम संस्कार में भी जाने से मना कर रहा था। किसी तरह गांव के मुखिया ने हाथ पांव जोड़कर 10-12 लोगों को इकट्ठा किया और उसके शव को लेकर शमशान घाट गए। उसकी चिता भी पूरी तरह जली भी नहीं थी कि अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लगी। ये देखकर गांव के लोग राम मनोहर के शव को उसके हाल पर छोड़कर वापस आ गए। अध जले शव के मांस ने गांव के कुत्ते को अधीर कर दिया। लोगों के जाने के बाद राम मनोहर के अध जले शव पर कुत्ते कूद पड़े और उसकी बोटी बोटी उधेड़ डाली। इस तरह से राम मनोहर का हुआ अंतिम संस्कार। मुखिया जी, क्यों ना अस्पताल में एक चौकीदार रख लें? हाँ जरूर। नेकी और पूछ पूछ नेक काम में देरी कैसी। जल्दी ही उस अस्पताल में चौकीदार रख लिया गया। उस रात चौकीदार जब अस्पताल में पहरा दे रहा था तब उसे अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा जरूर कोई चोर घुस आया है। वह अंदर गया तो उसने पाया कि आवाज़ दवाइयों वाले कमरे से आ रही है। जैसे ही वह कमरे के दरवाजे तक गया और बत्ती जलाई, उसने वहाँ एक भयानक भूत देखा। उस भूत का सारा शरीर जला हुआ था और जगह जगह से मांस उधड़ा हुआ था, मानो किसी जानवर ने नोच डाला हो। वह बुरी तरह से दवाइयों को नष्ट करने में लगा हुआ था। चौकीदार को यह देखकर जैसे लगा उसे सांप सूंघ गया। वह डर के मारे वहीं जम गया। जैसे तैसे वह हिम्मत करके भागने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक भूत उसके एकदम से सामने आ गया। उसने चौकीदार की गर्दन को अपने हाथों में पकड़ लिया और चौकीदार किसी परिंदे की तरह छटपटाने लगा और थोड़ी ही देर में उसके प्राणों ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया। चौकीदार को मुर्दा देखकर उस भूत की आंखें चमक उठी और अगले पल उसने चौकीदार के शरीर को बुरी तरह नोच डाला। अगले सुबह डॉक्टर रामू और अन्य लोगों के अस्पताल में आने पर इसकी भी मौत हो गई। डॉक्टर साहब, शायद रात को किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। आप भयभीत मत होइए। और चौकीदार का अंतिम संस्कार कर दिया गया और एक दूसरे चौकीदार को नियुक्त किया गया। लेकिन उस चौकीदार की भी कटी फटी लाश मिली, जिससे सारे गांव में सनसनी फैल गई। एक हफ्ते के अंदर 2-2 चौकीदारों की मौत से सारा गांव दहशत में आ गया। डॉक्टर साहब, यहाँ किसी भूत प्रेत का चक्कर है। हो ना हो यह काम जरूर राम मनोहर की आत्मा कर रही हो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर मैं क्या करूं? इस घटना की बाद से कोई भी चौकीदार वहां पर काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कुछ दिनों बाद मुखिया जी की पत्नी पुष्पावती अपने घर की सीढ़ियों से अचानक फिसल कर गिर गई। क्या हुआ? कुछ जवाब ना पाकर वह बाहर आंगन में जाकर देखता है तो उसकी पत्नी गिर गई है और उसके सिर पर गहरी चोट आई है। जल्दी से रामू को बुलाया गया और मुखिया की पत्नी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। रात होने की वजह से कोई वहां रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए वहां से सब धीरे धीरे चल दिए। स्वयं मुखिया जी और रामू की भी यही राय थी, लेकिन मुखिया के घर पर इलाज की पूरी सुविधा न होने के कारण मजबूरीवश उन्हें रुकना पड़ा। आधी रात हो चली थी। रामू ने मुखिया जी की पत्नी को टाँके लगाकर पट्टी कर दी थी, पर वह अभी भी बेहोश थी। मुखिया जी और रामू वहीं बातें करते करते कुर्सी पर जमाई ले रहे थे कि अचानक उन्हें एक फटके की आवाज़ सुनाई देती है और दोनों चौंक जाते हैं। आवाज़ दवाइयों के कमरे से आ रही थी। दोनों का दिल डर के मारे तेज तेज धड़कने लगता है। रामू हिम्मत करके उठता है और उस तरफ जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो रामू?
तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आया मुखिया जी, आप यहीं ठहरिए। रामू सीधा दवाइयों के कमरे में जा पहुंचता है। वहाँ उसे भयानक भूत दिखाई देता है जिसका सारा शरीर जला हुआ है और उसका जगह जगह से मांस कटा हुआ है। पूरे कमरे में भयानक बदबू फैली हुई है, जैसे कोई लाश सड़ रही हो। कौन हो तुम? जल्दी भूल गया मुझे? मैं राम मनोहर हूँ। तेरे ही कारण मेरा सर्वनाश हुआ है, अब मैं तेरा भी सर्वनाश करूंगा। वह रामू की गर्दन पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसने लगता है। रामू किसी कटे मुर्गे की तरह छटपटाता है। उसकी आंखें जैसे बाहर आने को ही होती हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। रामू, रामू, रामू बेटा। अचानक राम मनोहर की आकृति का ध्यान भंग हो जाता है और रामू उसके शिकंजे से छूट जाता है। मुखिया जी राम मनोहर पर एक लकड़ी का टुकड़ा मारते हैं। हट, हमारे बीच में मत आ, कह देता हूँ, नहीं तो तू भी मरेगा साथ में। इस दिन का तो मुझे काफी दिनों से इंतजार था, अब कहाँ जाएगा मुझसे बचकर। अचानक रामू उस भूत को चकमा देकर और मुखिया को उठाकर उस कमरे में आता है जिसमें मुखिया की पत्नी होती है और वो दोनों जैसे तैसे करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। बचाओ, बचाओ। उनकी आवाज़ सुनकर कुछ ही देर में गांव वाले हाथ में लाठियां और लालटेन लेकर वहां पर आ जाते हैं और उन लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। सुबह मुखिया और रामू द्वारा रात की घटना को सुनकर गांव के लोग आपस में विचार कर काशी से एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाते हैं। सारी बातें सुनने और उस जगह का मुआयना करने के बाद मैं उस दुष्ट आत्मा को खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इतना अवश्य कर सकता हूँ कि उसे उसी कमरे में कैद कर दूंगा जिससे वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। जैसा आपको ठीक लगे, बस आप इस भूत से पीछा छुड़ाइए। अब ये आत्मा इसी कक्ष में कैद रहेगी, लेकिन सावधान, भूल से भी इस कमरे का ताला नहीं खुलना चाहिए वरना अनर्थ हो जाएगा। वो पापी आत्मा आज़ाद होकर पूरे गांव को तबाह कर देगी। इस घटना को आज 14 साल से भी अधिक हो गए। डॉक्टर रामू की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई है। अब उनका छोटा सा अस्पताल फैलकर बड़ा बन गया, जहां आज कई डॉक्टर और अनेक प्रकार की आधुनिक मेडिकल सुविधाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन अस्पताल का वो शापित कमरा जिसमें राम मनोहर की आत्मा कैद है, आज भी वो बंद है।